फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 94 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 61 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभ्य समाज राजनीतिक चिंतन में एक केंद्रीय अवधारणा नहीं है। सभ्य समाज राजनीतिक चिंतन में एक केंद्रीय अवधारणा नहीं है। ऑप्शन ए है एक हिगल के अनुसार, ऑप्शन बी है बेंथम के अनुसार, ऑप्शन सी है ग्रामसी के अनुसार, ऑप्शन डी है लेनिन के अनुसार। तो एक किसके अनुसार है दोस्तों? तो लेनिन के अनुसार है। लेनिन के अनुसार है कि सभ्य समाज राजनीतिक चिंतन में एक केंद्रीय अवधारणा नहीं है, ऐसा लेनिन ने कहा है। अगला व्याख्या देखते हैं। लेनिन राजनीतिक चिंतन में सभ्य समाज को एक केंद्रीय अवधारणा नहीं मानते हैं। उन्होंने नेतृत्वकारी और संगठनकारी शक्तियों के रूप में सर्वहारा वर्ग के दल विषयक मत को प्रतिपादित किया, जिसके बिना सर्वहारा अधिनायक तत्व की उपलब्धि तथा साम्यवादी समाज का निर्माण असंभव है। आगे देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। बेनेडिक्ट एंडरसन ने राष्ट्र की कौन सी विशेषता बताई है? बेनेडिक्ट एंडरसन ने राष्ट्र की कौन सी विशेषता बताई है, ये आपको बताना है। ऑप्शन एक है एक प्रतिदिन के जनमत संग्रह के रूप में, एक प्रतिदिन के जनमत संग्रह के रूप में, एक दूसरा ऑप्शन है एक कल्पित समुदाय के रूप में, तीसरा है हमारे युग के भ्रमण के रूप में, फोर है एक सामाजिक संविदा के रूप में। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, दो सही हो जाएगा, एक कल्पित समुदाय के रूप में। बेनेडिक्ट एंडरसन ने राष्ट्र की कौन सी विशेषता बताई है? तो ऑप्शन दो सही हो जाएगा, एक कल्पित समुदाय के रूप में बताई है। व्याख्या देख लेते हैं। बेनेडिक्ट एंडरसन एक सामाजिक, राजनीतिक तथा इतिहासकार हैं। उन्होंने अपनी कृति इमेजिन्ड कम्युनिटिज्म में राष्ट्र को कल्पित समुदाय के रूप में व्याख्यायित किया है तथा राष्ट्र से संबंधित अवधारणा को निर्मित करने का प्रयास किया है। तो इन्होंने जो किया है, किस पुस्तक में व्याख्या की है? तो इनके पुस्तक का नाम है दोस्तों इमेजिन्ड कम्युनिटीज में राष्ट्र को कल्पित समुदाय के रूप में इमेज मतलब कहा है। आगे चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसने टी.एच. ग्रीन के राज्य विषयक विचारों की व्याख्या की है? कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं। ऑप्शन एक है जे लास्की, ऑप्शन दो है आर.एम. मैकाइबर, ऑप्शन तीन है ई बारकर और ऑप्शन फोर है एस.एम. लिपसेट। तो आंसर जो हो जाएगा तीन सही हो जाएगा, ई बारकर। ठीक है। निम्न में से किसने टी.एच. ग्रीन के राज्य विषयक विचारों की व्याख्या की है? कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं। तो ये कथन कहा है ई बारकर ने। व्याख्या देख लेते हैं। टी.एच. ग्रीन इंग्लैंड के दार्शनिक तथा आदर्शवादी विचारक हैं। टी.एच. ग्रीन कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये हो जाएंगे इंग्लैंड से। ठीक है। वे कहते हैं कि मनुष्य की आत्मचेतना विकास के लिए स्वतंत्र होनी चाहिए। चूँकि मानव चेतना विश्व चेतना का एक अंश है, अतः आत्मचेतना भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। यही मानव चेतना स्वतंत्रता के लिए राज्य की मांग करती है। इसी संदर्भ में बारकर ने इस कथन को देखा जा सकता है कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है,
स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं। आगे देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसने, आगे भी 63 था, यहाँ भी 63 हो गया है, सॉरी, ठीक है, 64 देखते हैं, 2 बार हो गया है दोस्तों। मानव अधिकार की धारा की निम्न में से किस एक परिप्रेक्ष्य में आलोचना की गई है? मानव अधिकार की धारा की निम्न में से किस एक परिप्रेक्ष्य में आलोचना की गई है? ऑप्शन 1 है सार्वभौमवाद में, ऑप्शन 2 है सांस्कृतिक पहचान में, ऑप्शन 3 है पंथ निरपेक्षता में, ऑप्शन 4 है व्यक्तिवाद में। तो आंसर जो 64 का हो जाएगा दोस्तों वो पहला नंबर ठीक हो जाएगा, सार्वभौमवाद में। मानव अधिकारों की धारा की निम्न में से किस एक परिप्रेक्ष्य में आलोचना की गई है? तो आंसर हो जाएगा सार्वभौमवाद में की गई है। व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों पर एक आयोग की स्थापना की, जिसने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को तैयार किया। मानव अधिकारों की धारा सार्वभौमवाद के परिप्रेक्ष्य में आलोचना की गई है। आगे क्वेश्चन देखिए 65 नंबर। विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिस्थापित करता है वह है। विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिस्थापित करता है वह है। ऑप्शन 1 है मूलक विषयक, ऑप्शन 2 है प्रक्रियात्मक, ऑप्शन 3 है वितरक और ऑप्शन 4 है प्रतिमानित। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों 65 का? 2 आंसर सही हो जाएगा, प्रक्रियात्मक, ठीक है। व्याख्या देखते हैं। विधि का शासन प्रक्रियात्मक समानता को प्रतिस्थापित करता है। विधि का शासन से तात्पर्य कानून सर्वोपरि है तथा वह सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है। आगे देखिए 66 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध रखता है? निम्न में से कौन विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध रखता है? ऑप्शन 1 है सैनिक विधि, 2 है न्यायिक सर्वोच्चता, 3 है संविधानवाद, 4 है शक्ति पृथक्करण। तो आंसर जो हो जाएगा 3 सही हो जाएगा दोस्तों, संविधानवाद। तो निम्न में से कौन विधि के शासन, मतलब विधि के शासन, तो आंसर जो हो जाएगा संविधानवाद हो जाएगा। संविधानवाद विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध रखता है। व्याख्या देख लेते हैं। विधि का शासन का प्रमुख सिद्धांत कानून के समक्ष लोगों की क्षमता है, लोगों की क्षमता है तथा प्रत्येक नागरिक के लिए कानून होना जो समान रूप से लागू होगा। जो विधि का शासन है वो प्रमुख सिद्धांत कानून के समक्ष लोगों की समानता से है। यहाँ पे क्षमता नहीं, समानता रहता तो अच्छा रहता, या क्षमता, अर्थात प्रत्येक नागरिकों को कानून होगा, प्रत्येक नागरिकों के लिए कानून होगा जो समान रूप से सभी पे क्या होगा, लागू होगा। इस प्रकार विधि के शासन का संबंध संविधानवाद से है। आगे देखते हैं 67 नंबर। हीगल ने सभ्य समाज को देखा है। हीगल ने सभ्य समाज को देखा है विशिष्टता के साकार रूप में, एकता के साकार रूप में, सार्वभौमिकता के साकार रूप में, समुदाय के साकार रूप में। तो आंसर जो हो जाएगा 3 सही हो जाएगा दोस्तों। सार्वभौमिकता के साकार रूप में हीगल ने सभ्य समाज को देखा है। आंसर 3 हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। हीगल का मानना है कि वास्तविकता को प्राप्त करने के लिए परिमित को अनंत होना पड़ता है। हीगल सभ्य समाज को सार्वभौमिकता के साकार रूप में देखता है। अगला क्वेश्चन 68 नंबर। निम्न में से किसने एक ही प्रयास में सार्वभौम मताधिकार अपनाया? निम्न देशों में से किसने एक ही प्रयास में सार्वभौम मताधिकार को
अपनाया? ऑप्शन 1 है यूके, 2 है भारत, 3 है यूएसए और 4 है चीन। तो आंसर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा दोस्तों, भारत ने। व्याख्या देखते हैं। भारत ने एक ही प्रयास में संवैधानिक स्तर पर सार्वभौमिक मताधिकार को अपनाया। भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार का प्रावधान है। तो वयस्क मताधिकार का प्रावधान किसमें किया गया है? तो भाग 15 के अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार का प्रावधान है। इसको आप याद रखेंगे। भाग 15 अनुच्छेद 326 में क्या है? वयस्क मताधिकार का प्रावधान है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत मताधिकार की जो आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, जिससे आप मत दे सकते हैं? तो वो हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1989 के द्वारा, 1989 के द्वारा। ठीक है, इनको आप नोट कर लेंगे जरूर। 69 नंबर क्वेश्चन, जनमत का वास्तविक अर्थ है। जनमत का वास्तविक अर्थ है, ऑप्शन 1 है तर्क पर आधारित मत, ऑप्शन 2 है बहुमत का मत, ऑप्शन 3 है वह मत जो सारे समुदाय के कल्याण को ध्यान में रखते हैं, ऑप्शन 4 है सर्व संबंधी पक्षों का मत। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 3 सही हो जाएगा। वह मत जो सारे समुदायों के कल्याण को ध्यान में रखता है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं व्याख्या। सेल्टाऊ के अनुसार जनमत का प्रयोग उन इच्छाओं तथा विचारों के लिए किया जाता है जो जनता अपने जीवन के संबंध में रखती है, अर्थात वह मत जो सारे समुदाय के कल्याण को ध्यान में रखकर किए जाते हैं, उन्हीं को हम जनमत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, निम्न में से किस एक विवाद में अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को मान्यता दी? निम्न में से किस एक विवाद में अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को मान्यता दी? ऑप्शन 1 है मैक्सुलोचन बनाम मेरीलैंड मारबरी बनाम मेडिसिन, ऑप्शन 3 है गिब्बन बनाम ओगड्यू और 4 है स्टाक बनाम स्टैनफोर्ड। तो आंसर जो जाएगा 2 के साथ जाएगा दोस्तों, मारबरी बनाम मेडिसिन। क्या हो जाएगा आंसर? मारबरी बनाम मेडिसिन। इसके तहत ही न्यायिक पुनरावलोकन को मान्यता दी गई थी। व्याख्या देख लेते हैं। मारबरी बनाम मेडिसिन मामला में अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को मान्यता प्रदान की। तो ये जो मारबरी बनाम मेडिसिन मामला है कब का है? तो 1803 का है। न्यायिक समीक्षा का आशय विधायी अधिनियमों और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच की न्यायपालिका की शक्ति है, जो केंद्र व राज्य सरकारों पर लागू होती है। कोई भी नियम बनता है तो वह अच्छा है कि नहीं है, क्या उसमें त्रुटियां है, और कोई भी कार्यपालिका क्या कर रही है, अच्छे से काम कर रही है कि नहीं, उसी का जो संवैधानिक जांच होता है वह न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। मतलब पुनरावलोकन किया जाता है। कोई भी नियम बना दिया गया या कानून, तो उसको दोबारा से उसका अवलोकन किया जा सकता है। तो एक किस मामला के तहत आया था? तो ये आया था मारबरी बनाम मेडिसिन। तो दोस्तों यह 10 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह 10 क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपको ये 10 क्वेश्चन थोड़ा भी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए दोस्त हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।